स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। अंबाला समेत 5 जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहां कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर कोरोना की समीक्षा की। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ कोरोना की समीक्षा करते हुए उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का सभी उपायुक्त सख्ती से पालन करवाएं। जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। अन्य आवश्यक उपकरण की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें। विदेश से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी रखें। सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन के दोनों डोज के बिना अनुमति ना दें। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा तीसरी लहर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंबाला सहित 5 जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। सरकार ने इन जिलों में कई तरीके की पाबंदियां लगा दी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और इसे लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीएम ने इसकी समीक्षा के लिए बाकायदा उपायुक्तों की बैठक ली और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। हरियाणा अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई दे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। जहां अभी तक लोग कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे, वहीं अब लगता है कि प्रदेश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आए दिन कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बच्चे, बुजुर्ग सभी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में सरकार महामारी से बचाव के लिए नए नए तरीके अपना रही है, साथ ही नई नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट पे। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा तेज होता जा रहा है। फिर एक बार लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। नए साल का आगाज भी पाबंदियों के बीच हुआ है। सरकार और प्रशासन भी अलर्ट दिख रहे हैं। हालांकि लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। अगर हम बात गुरुग्राम की करें तो नए साल पर गुरुग्राम में लोग लापरवाह दिखे। नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोग नशे में धुत होकर सड़कों पर घूमते नजर आए। वहीं बाजारों की बात करें तो बाजारों में लोगों की भीड़ का नजारा मेले में लगी भीड़ के जैसे दिखने को मिला। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग कैसे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से अपने पांव पसार रहा है। बीते दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है, जिसके चलते हरियाणा के कई जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अंबाला समेत 5 जिलों में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिनमें सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं दुकानें खोलने और बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है। यानी आने वाले दिनों में अब कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें सभी डीसी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोविड नोडल अफसरों के साथ बैठक की और सभी को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुडा फिर कोरोना के चपेट में आ गए। उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया था, जिसमें वो संक्रमित मिले। उन्होंने बीते दिनों संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड टेस्ट कराने का आग्रह किया है। जहां केंद्र और राज्य सरकार कोरोना से बचाव पर जोर दे रही है, वहीं लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बिना मास्क के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या लोग दूसरी लहर के खतरनाक रूप को भूल चुके हैं, जहां कई परिवारों ने इस महामारी में अपनों को खोया था। क्या लोग वो दृश्य भूल चुके हैं जब लोग अस्पतालों में बिस्तर, दवाई, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे।
ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि आप कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि कोरोना से सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। पानीपत सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां महावीर कॉलोनी में प्रसव पीड़ा के बाद एक महिला एम्बुलेंस के लिए 3 घंटे तक इंतजार करती रही। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने डायल 108 पर कई बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे परिजन ई रिक्शे में ही महिला को अस्पताल ले जा रहे थे। वहीं रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गई। देखिए रिपोर्ट। पानीपत का सिविल अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर अपनी लापरवाही के चलते पानीपत का सिविल अस्पताल सुर्खियों में आ गया। दरअसल पानीपत की महावीर कॉलोनी में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने कई बार 108 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। परिजनों की माने तो कभी उनका फोन उठाया गया तो कभी फोन उठाकर साइड में रख दिया गया। करीब 2 घंटे तक उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन महिला को ई रिक्शा में बैठाकर सिविल अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। परिजनों ने समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने पर सिविल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि इस लापरवाही के चलते महिला की जान भी जा सकती थी। एम्बुलेंस का फोन किया तो बोले कि फोन कर रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने भी 108 नंबर पे मिलाया था, फिर 112 पे भी मिलाया, मेरे से भी कोई फोन नहीं लगा जी। तो फिर मैं सोचा मेट्रो से लेके जाऊँ, मेट्रो से लेके आ रहा था, रास्ते में हो गई जी। क्या हुआ? डिलीवरी? हाँ, लड़की हुई जी। रास्ते में? बोलो ना अपने मुंह से। जी, रास्ते में हुई जी। पेट में अचानक जोर से दर्द उठा, फिर उसके बाद क्या हमने एम्बुलेंस को तत्काल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। कम से कम हमने 5-7 बारी कॉल करी है उनको, एक बार भी कोई उठाता बीच में, फिर होल्ड करके रख देते हैं फ़ोन को। मतलब ये लापरवाही है सर, ऐसे इनकी वाइफ की जान भी जा सकती थी, और ये तो फिर लापरवाही वाला मामला है जी। हालांकि फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन पानीपत के सिविल अस्पताल की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी समय पर एम्बुलेंस न पहुंचने से डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई थी, और अब रास्ते में ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि डॉक्टर भी जांच के नाम पर सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। तो शाम से करीब 10 किलोमीटर दूर डाडम खदान में माइनिंग का काम चलता है। अरावली क्षेत्र के 2 पहाड़ों के बीच चल रहे इस माइनिंग के दौरान शनिवार सुबह करीब 15 कर्मचारी काम पर लगे थे। अचानक अरावली क्षेत्र का एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे गिर गया। चलिए आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। तो शाम के डाडम पहाड़ में चल रही माइनिंग के दौरान मौजूद वन विभाग के अरावली क्षेत्र के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। घटना नए साल पर सुबह 9 बजे घटी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मगर बाद में एक और शव मिला। वहीं डाडम हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए गए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट बताए किसका दोष है, क्या नियम तोड़कर खनन हो रहा था, इसकी भी जांच हो रही है। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर गोवर्धन माइंस कंपनी काम कर रही है। घटना के बाद अभी तक बचाव राहत कार्य चल रहा है। इसमें गिरी 11,000 टन वजनी शिला अभी भी टूटी नहीं है। इसमें ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि नीचे दबे शव या मशीनों को निकाला जा सके। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इससे पहले शनिवार को सूचना मिलते ही कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह सहित डीसी और एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच खनन करने वाली कंपनी गोवर्धन माइंस के सीईओ वेदपाल तंवर ने कहा कि कंपनी अपने नियमों के तहत खनन कर रही है। वहीं कंपनी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। दिल्ली पोल्यूशन की वजह से, सीपीसीबी की वजह से हमारा 2 महीने से काम बंद था, और 31 तारीख को जैसे ही हमारे मजदूर यहाँ आकर के काम करना शुरू किया तो लैंड स्विंग हो गई, और उसके लेकर के वो अरावली क्षेत्र का जो पत्थर हमारे एरिया में आ गया
उसको हम छेड़ नहीं सकते। हम बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं, लीगलता के साथ काम कर रहे हैं। फिर भी गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता हम करने जा रहे हैं। हर जो मृतक है उनको 10-10 लाख रुपए हमारी कंपनी की तरफ से घोषित कर रहे हैं। घायल का सारा उपचार हम करेंगे और 2 लाख रुपए देंगे। उधर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घटना पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इसकी जांच करें। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने में जुटा है। बता दें कि हादसे में राहत बचाव कार्य जारी है। इस बीच गिरी हुई चट्टान को ब्लास्ट करके तोड़ा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि राहत बचाव कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं कंपनी ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाने की बात कही है और अभी तक मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तोशाम से संवाददाता दीपक मुटरेचा जुड़ गए हैं। तो क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है, क्योंकि लगातार बचाव कार्य जारी है, तो क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 1 तारीख का ये हादसा है, 1 तारीख को सुबह सवेरे 8:30 बजे इस घटना जो घटित हुई, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि पहाड़ के दरकने से ये घटना जो है घटित हुई, जिसके अंदर शुरुआती दौर में सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति मरा है। उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही और आपको बता दूं कि गृह मंत्री ने भी जिसका से ट्वीट करके बताया था कि 4 लोगों की इस घटना के अंदर मौत हुई है। हालांकि अंदेशा लगाया जा रहा था कि काफी लोग घायल भी हैं और राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, न केवल प्रशासनिक अधिकारी बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यहाँ तक कि हिसार की आर्मी की टीम भी डाडम के अंदर पहुंची थी। लगातार राहत का कार्य जो है वो अभी भी जो है आज भी चालू रहा। पूरा देर शाम तक ये कार्य जो है चालू रहा था। आज जो है स्पेशल तौर के ऊपर डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां बुलाई गई थी, जो उन्होंने ही जानकारी देकर के एक व्यक्ति के शव को ढूंढा भी था, जिसे बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने निकाल लिया और उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगातार वहां पर राहत कार्य आज भी जो है जारी है। जी दीपक, अब कब तक और आगे यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है वो चलने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से राहत कार्य की बात है, जो कल जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी ने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2 दिन तक ये राहत कार्य चलने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा उन्होंने अंदेशा जताया था कि काफी लोग इसके अंदर घायल हो सकते हैं। तो सभी की जब तक जानकारी नहीं मिल जाती तब तक ये राहत कार्य जारी रहेगा। अभी दूसरा दिन है, अभी देखना होगा कि कितना जो है आगे ये राहत कार्य चलेगा या प्रशासनिक अधिकारी और कोई फैसला अभी और लेते हैं। हालांकि इस प्रकार से मामले को लेकर के विपक्ष भी लगातार रुख अपनाए हुए है। विपक्ष ने भी जो है कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद जो आज भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि इस मामले को लेकर के गाँव वाले और आम आदमी पार्टी भी मामले को उठाती रही है। इस मामले की जाँच की बात उन्होंने भी कही है। वहीं विधायक किरण चौधरी जो कि तोशाम क्षेत्र की है, उन्होंने भी कहा है कि साफ तौर पर मामले की जांच होनी चाहिए और लगातार पक्ष और विपक्ष इस बात को लेकर के अड़े। जी दीपक, तो क्योंकि वहां पर गोवर्धन माइंस का ये काम चल रहा था, तो गोवर्धन माइंस के सीईओ वहां पर पहुंचे थे, तो क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, पता चल पाया हो कि किसकी लापरवाही है इसके पीछे? देखिए, अभी ये मामला जो है जांच का विषय है। इस मामले की जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये मामला जो है किस चीज से जुड़ा हुआ था। हालांकि अधिकारियों ने जो बात कही थी कि इस मामले की फिलहाल जो है राहत कार्य जो है शुरू है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि शुरुआती दौर में अभी फिलहाल जो है राहत कार्य होना जरूरी है। बाद में मामले की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ जो है जानकारी मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तोशाम में जहां पर चट्टान खिसकने से यह हादसा हुआ था, वहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चंडीगढ़ से, जहां पर आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से,
जहां आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे, डाक और ईमेल के जरिए होगी जन सुनवाई। आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या, डाक और ईमेल के जरिए होगी जन सुनवाई। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां डाक और ईमेल के जरिए अब सुनवाई होगी। आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर डाक और ईमेल के जरिए अब सुनवाई होगी। वहीं आवास पर अब गृह मंत्री नहीं सुनेंगे कोई भी समस्या। अब सारी जो समस्याएं हैं वो डाक और ईमेल के जरिए होगी जन सुनवाई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर यह फैसला लिया गया है, जहां डाक और ईमेल के जरिए अब जन सुनवाई होगी। वहीं आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे अब ये समस्या। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, जहां डाक और ईमेल के जरिए जन सुनवाई होगी। आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे कोई समस्या, डाक और ईमेल के जरिए होगी अब जन सुनवाई। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। वहीं गृह मंत्री ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके जरिए लोग अपनी समस्या उनसे साझा कर सकते हैं। वहीं आवास पर अब गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या, डाक और ईमेल के जरिए होगी जन सुनवाई। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे समस्या। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर ये फैसला लिया गया है, जहां डाक और ईमेल के जरिए अब जन सुनवाई होगी। वहीं गृह मंत्री ने ईमेल आईडी भी आपको बता दें कि बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अब आवास पर गृह मंत्री नहीं सुनेंगे कोई भी समस्या, डाक और ईमेल के जरिए अब जन सुनवाई होगी। वहीं इसके लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है, जिसके जरिए लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां आवास पर गृह मंत्री अब नहीं सुनेंगे कोई भी समस्या, डाक और ईमेल के जरिए होगी जन सुनवाई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है, जिसके लिए गृह मंत्री ने ईमेल आईडी भी इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।